हेलो जी। दिस इज सीए आफाक और एसपीएम की जो क्विक चैप्टर समरीज हैं उसके अंदर हमारा सफर पहुंचा है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मैनेजमेंट चैलेंजेस पे। मैनेजमेंट चैलेंजेस के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस है कि हमारी कंपिटेंस क्या है, हमें क्या चाहिए। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मतलब है ऑब्वियसली जो काम आप करते हो उसको परफॉर्मेंस कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली जो है वो अप्रेजल का एक कंसेप्ट आता है। अप्रेजल बेसिकली क्या है कि काम को रिव्यू करना कि किसने कितना बेहतर काम किया है। ठीक है जी। मेन कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं कि उसको एक रिवॉर्ड के तौर पे देखा जा सकता है कि मेरा अप्रेजल हो जाएगा। हो सकता है कि मुझे कोई पे रेज मिल जाए। परफॉर्मेंस रिव्यू के मुझे इस चीज की शाबाशी मिल सकती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और हो सकता है मुझे प्रमोशन मिल जाए। इसी तरह से पोटेंशियल रिव्यू कि आपका जो पोटेंशियल है वो पता चलता है कि आपने किस हद तक उसको फुलफिल किया और आप में पोटेंशियल है भी या नहीं है। ठीक है जी। बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयर ये है कि आपके पास एक फॉर्मल सिस्टम आ जाता है कि आपने हर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है या पोटेंशियल उसको असेस कर लिया। इसी तरह से आपको एक सिस्टम मिल जाता है एम्प्लॉयज की कंपिटेंस को इम्प्रूव करने का। और फिर एचआर के लिए ये बड़ा इजी है। एक वैल्यूएबल सिस्टम है कि वो क्या कर सके कि वो ये देख सके कि कौन कौन प्रमोशन के लिए रेडी है। इसी तरह से बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय क्या है कि एम्प्लॉय को अपनी खामियों का, अपनी खूबियों का पता चल जाता है। उसको पता चलता है कि कहाँ मैंने अपने ऊपर काम करना है। और ऑब्वियसली उसको अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने एम्प्लॉयर्स के साथ। अच्छा जी। बैरियर्स क्या हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में? कि बाज़ औक़ात जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सोचते हैं कि इसका कोई पर्पस नहीं है यार, साल के बाद करवा देते हैं, क्या ही पर्पस है। एम्प्लॉय जो है वो बाज़ औक़ात डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी अपनी कन्फ्रंटेशन, मतलब वो कह लें कि लॉजिक्स पुट अप करने लग जाते हैं कि अच्छा मैंने ये काम इसलिए मुझसे नहीं हो सका कि ये वजह थी। इंटरव्यू जो है हो सकता है वन साइडेड हो सकता है कि जो अप्रेजर है या जो अप्रेजल कर रहा है वो बंदा जो है वो सुने ही ना अगले बंदे की। ये भी हो सकता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक एनुअल इवेंट के तौर पे देखा जाए कि यार इससे जान छुड़वाओ। ये भी हो सकता है कि जो अप्रेजल इंटरव्यू टेक्निक्स हैं, जो बंदा अप्रेजल कर रहा है वो इस काबिल ही नहीं है, उसको मतलब आता ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं है उसके पास। हो सकता है कि जी अप्रेजल जो है उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा, या अप्रेजर का बायस एटीट्यूड। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो तरीके आ जाते हैं। टैलेंट सेल में क्या है जी कि जो अप्रेजल कर रहा है बंदा, जिसको अप्रेजर कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बोलेगा, बताएगा एम्प्लॉय को। टैलेंट लिसन में क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होगी कि दोनों जो हैं वो इधर से बात हो रही होगी अप्रेजर की तरफ से भी और जिसको अप्रेज किया जा रहा है उसकी तरफ से भी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले आपने ये एग्री करना है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, और फिर उस तरह से अप्रेजल को लेके चलना है ताकि आप डेवलप कर सको कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम को बेहतर करना है। 360 डिग्री अप्रोच में क्या किया जाता है? बेसिकली जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के डिफरेंट जो दोस्त हैं या उसके जो कोलीग्स हैं, उससे उसके बारे में रिव्यूज लिए जाते हैं। और फिर उससे खुद भी कहा जाता है कि अपने बारे में रिव्यू दो। और फिर इस तरह से उसको बताया जाता है कि तुम्हारी ये खामियां हैं या ये खूबियां हैं। ये बेसिकली 360 डिग्री अप्रोच है। अच्छा जी। इसमें प्रिपेयर कैसे करना है प्रेजेंट इंटरव्यू के लिए? तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एम्प्लॉय प्रिपेयर करेगा, कुछ जो है वो इंटरव्यूअर प्रिपेयर करेगा। एम्प्लॉय क्या प्रिपेयर करेगा कि आपने जो है वो क्या एडवांसमेंट की, किस तरह से काम किया, काम को किस तरह से करना चाहिए था, आपने अपने आप को फर्दर जो है वो डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इंटरव्यूअर के लिए क्या हो सकता है? इंटरव्यूअर के लिए ये हो सकता है कि वो देखे कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो है वो पर्सन को अप्रेजल उसकी करनी है। क्या आपने टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, और क्या आपने पूछना है कि क्या आप इन टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, अगर अचीव किया तो ओवर अचीव कितना किया, ये सारी बातें। लोकेशन और टाइम ऑफ द इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जो अप्रेजल का इंटरव्यू है, जब आप इसकी लोकेशन या टाइम जो है वो थोड़ा सा हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रखो, लेकिन उससे हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हाईलाइट ना हो। जबकि आप बाहर रखोगे कोई जो है वो एक्सप्रेस वेन्यू अगर आप रख देते हो तो उससे उसकी इंपॉर्टेंस का बहुत ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या है जी अप्रेजल इंटरव्यू के लिए? जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके अगेंस्ट आपको आपका अप्रेजल किया जाएगा। रिकॉर्ड्स हैं प्रीवियस अप्रेजल्स के कि पहले आप क्या आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है अप्रेजल्स के अंदर। फिर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है। इसी तरह से अदर कमेंट्स हैं एम्प्लॉय के बारे में, और एम्प्लॉय का एचआर रिकॉर्ड है। इंटरव्यूइंग स्किल्स अगेन दैट इज अ थिंग कि जो इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो अप्रेजर है उसको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। जब क्वेश्चन पूछना है तो जो मेरा एम्प्लॉय है उसको इतना टाइम भी देना है कि वो आंसर कर सके। सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं है, उसकी सुननी भी है। ठीक है जी। इसी तरह से रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ एन अप्रेजल इंटरव्यू, उसका डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया हो सकता है असेसमेंट का। अच्छा। इसमें इसको रिकॉर्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं कि आप सबसे पहले रैंकिंग कर सकते हो कि बेस्ट किन की रही परफॉर्मेंस। स्कोरिंग के हर एम्प्लॉय को आप जो है वो स्कोर्स दे सकते हो उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। स्कोरिंग है, ग्रेड्स आप उनको असाइन कर सकते हो। किसी क्रिटिकल इंसिडेंट को आप देख सकते हो कि इस क्रिटिकल इंसिडेंट को आपने किस तरह से हैंडल किया था। और परफॉर्मेंस रिलेटेड असेसमेंट भी हो सकती है।
फीडबैक लेना बड़ा ज़रूरी है अप्रेज़ल इंटरव्यू से। हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है और एम्प्लॉयी है वो फर्दर ट्रेनिंग के बारे में एग्री कर जाएँ कि हाँ जी, मुझे ज़रूरत है ट्रेनिंग की। तो फिर वो जो रेलेवेंट ट्रेनिंग मैनेजर है या ट्रेनर जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन ने रखा हुआ है उनको कम्युनिकेट कर दें। और अगले नेक्स्ट इंटरव्यू के ऊपर वो देखा जाएगा कि पिछले इंटरव्यू के अंदर हमने ये चीज़ एग्री की थी, क्या आपने इसके ऊपर काम किया इन द मीनवाइल या नहीं किया। इसी तरह से हमारे पास मैनेजमेंट आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। रिस्क्स जो हैं इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो है वो रिस्क होते हैं, हेल्थ को, सेफ्टी को, सिक्योरिटी को। ठीक है जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीचिंग रेगुलेशंस होने चाहिए कि एक सर्टेन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और जो भी बंदा उसको ब्रीच करता है उसके लिए कुछ खास पनिशमेंट्स होनी चाहिए। और पनिशमेंट का मकसद ये होना चाहिए कि वो सीख सकें कि हमने इसको चलना है। अच्छा जी, हमारे पास ये हो सकता है कि हम रिस्क को या तो प्रिवेंट करना है, होने से रोक लें। ठीक है, इसके भी डिफरेंट तरीके हैं कि आप जो है वो आपकी जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, उसके साथ जो चीज़ लगी होती है उसको एक्सपोज़्ड ना रखो, या जो तारे हैं उनको एक्सपोज़ ना रखो। ग्लव्स जो हैं वो एम्प्लॉइज़ से कहो कि वो पहने। इसी तरह से प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क भी प्रोवाइड की जा सकती है कि हैज़ार्डियस मटेरियल्स को कैरी करने के लिए आप प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दो, उनको क्लोथिंग दो। ठीक है जी, गार्ड्स होने चाहिए, वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। इसमें जनरल जो पॉलिसीज़ हैं वो ये है कि कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स होने चाहिए, कुछ आप इस तरह से कल्चर रखो कि रिपोर्ट हों एक्सीडेंट्स, एनकरेज किया जाए सेफ्टी कॉन्शियसनेस को, डायलॉग किया जाए एम्प्लॉइज़ के साथ, उनको बताया जाए कि आपकी जान हमारे लिए अहम है और आपके लिए भी अहम है, आपके घर वालों के लिए भी अहम है। और एम्प्लॉइंग पीपल टू डील विद रिस्क, आप रिस्क का बाकायदा एक डिपार्टमेंट रखो जो कि इन सारी चीज़ों को ओवरसी करे, जो सारे के सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उनको रिपोर्ट किया जाए और मटेरियल हैंडलिंग को सेफ इंश्योर किया जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और लीगल एस्पेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने आप को अपना ख्याल रखें और ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह से हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है। आप दोस्तों के साथ काम करें, कोलीग्स के साथ काम करें, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जहां कहीं पे भी डिफरेंस आ सकता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट जो है वो वजूहत हो सकती हैं। पर्सनैलिटी डिफरेंस हो सकता है, टास्क इंटरडिपेंडेंस हो सकती है, रोल एम्बिग्यूटी आ जाती है, बाज़ औक़ात हो सकता है इनकम्पैटिबल ऑब्जेक्टिव्स दे दिए जाए। कैरेक्टरिस्टिक से इम्पैक्ट क्या हो सकता है जी? अनफ्रेंडली राइवलरी शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात जेलसी शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है, लोग फिर काम नहीं करते और मतलब लोग एक दूसरे की टांगें खींचने में अक्सर लग जाते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अच्छा जी, मैनेजर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? पहला काम वो क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर दें, यार खैर है, खुद ही हो जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दोनों पार्टीज को सामने बिठाएं और किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा दें। तीसरा तरीका क्या मैनेजर्स यूज कर सकते हैं कि वो एक खुद से डिसीजन कर लें और दोनों के ऊपर इम्पोज कर दें। एक और तरीका क्या हो सकता है? अगला तरीका ये हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंशियली दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंटली दोनों की गैर मौजूदगी में बात करें और इस तरह से किसी तरह से मामले को सुलझा दिया जाए। डिसिप्लिनरी एक्शन आपने कैसे लेना है? सबसे पहले अपने जो फैक्ट्स हैं केस के उसको एस्टेब्लिश कर लेना है, फिर एम्प्लॉई को बताना है कि जनाब कोई प्रॉब्लम है और उसको नोटिस, शो कॉज नोटिस जिसको अक्सर कहा जाता है, वो देना। उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने ये किया, ये हमें जो है वो ठीक नहीं लगता। और फिर एम्प्लॉई को अलाउ करना है कि वो जब मीटिंग पे आए तो उसके साथ कोई ना कोई हो भी, जैसे अक्सर जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या एम्प्लॉइज की यूनियंस बनी होती हैं वहां से भी वो लोग ला सकते हैं। फिर एक अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो डिसाइड किया जाता है और उसके अंदर एम्प्लॉई की मर्जी भी शामिल होती है। और फिर एम्प्लॉई को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो। अच्छा जी, डिसिप्लिनरी अल्टरनेटिव्स क्या हैं? कि सबसे पहले आपने ओरल वार्निंग देनी है किसी भी बंदे को। जब ओरल वार्निंग 2-3 आपकी गुजर गई हैं तो फिर आपने रिटन वार्निंग को प्रेफर करना है। फिर इससे अगला लेवल ये है कि आप उसको सस्पेंड कर दो विदाउट पेमेंट। और फिर अगला लेवल ये हो सकता है कि आप उसकी पेमेंट को रिड्यूस कर दो। फिर ये हो सकता है कि अगर वो मैनेजर है तो आप उसकी डिमोशन कर दो, उसको असिस्टेंट मैनेजर कर दो या सुपरवाइजर कर दो। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसमिसल है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स। सबसे पहले मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉइज, ये सारी की सारी कैफ की रिवीजन, इसको इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी, कैफ की रिवीजन है तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा जो है वो मिस कर रहे हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली जॉब एनरिचमेंट और ये सारा कुछ है। बीएमबीएस में आपने यहाँ कैफ का इस टाइम जो सब्जेक्ट है एमएफए, उसके अंदर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है स्कोप ऑफ रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक है तो एम क्या है, कॉस्ट लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है। और अगर आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है या इम्प्रूव्ड कमिटमेंट है, तो ये बेसिकली कैफ की रिवीजन है, इस वजह से हम इसको नहीं देख रहे। रिवॉर्ड्स के डिफरेंट जो है वो तरीके हो सकते हैं। आप जो है वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या है जी? कि आप जो है वो सैलरी बढ़ा देते हो या बोनस दे देते हो। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स क्या है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड जॉब सेटिस्फेक्शन है कि आप किसी को अप्रेज कर देते हो सबके सामने कि जिसने बहुत अच्छा काम किया। ये भी और इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आप उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोशन दे देते हो।
जब भी आप जो है वो कंसीडर करने लगे कि रिवॉर्ड स्कीम को किस तरह से आपने बनाना है, तो उसके कुछ अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर कर लेने चाहिए कि वो पर्सन जो है उसको एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड चाहिए, इम्प्लिसिट रिवॉर्ड चाहिए, इसके ऊपर उसका क्या रिएक्शन होगा, उसकी परफॉर्मेंस इस रिवॉर्ड सिस्टम से बेहतर होगी नहीं होगी, क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे नहीं होंगे। ठीक है जी, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप ऑफ रिवॉर्ड प्रैक्टिस टू स्पेसिफिक एरियाज क्या है कि क्वालिटी इनिशिएटिव्स के सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है जी, ताकि क्वालिटी जो इनिशिएटिव है वो लिया जा सके। इसी तरह से प्रोसेस को रीडिजाइन करना है तो उसके अंदर भी रिवॉर्ड सिस्टम बड़ा अहम किरदार अपना अदा कर सकता है। इसी तरह से अगर आपने ई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है तो उसमें भी आप फिर जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। ठीक है जी, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है। आप जो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं परफॉर्मेंस के। इसी तरह से इसके जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो ये समझ लें कि लोएस्ट पॉसिबल टारगेट्स को ही अचीव करना है, यानी कि अगर हमने कहा है कि सेल्स को 5% बढ़ाना है तो एम्प्लॉइज हो सकता है सोच लें कि सिर्फ 5% बढ़ाना है, इसके ऊपर जाना नहीं है। कोई टारगेट को एक्सीड करने के लिए कोई उनके लिए मोटिवेशन नहीं रहेगी, अट्रैक्शन नहीं रहेगी। बोनस हो सकता है कि उनके लिए अर्न करना जो है वो प्रायोरिटी हो, और इसके इस तरह के केस के अंदर वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं रिजल्ट्स को। अदर ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है कि वो इग्नोर कर दें। फिर जी, यूजिंग मोर रिसोर्सेज देन नेसेसरी, हो सकता है कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए या उस रेलिवेंट रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, रिस्क को अवॉइड करने लग जाएं। तो ये चीज़ें हैं। दैट वाज चैप्टर नंबर 13। अगर इसके बारे में आपके कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं।